हेलो मेरी ये साधारण जनता। दोस्तों आज हम जानेंगे कि एनआईए, एफबीआई और सरकार आज तक लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या खगाल पाई है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी, लॉरेंस बिश्नोई का फैमिली बैकग्राउंड, लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट नेटवर्क और लॉरेंस बिश्नोई का अपराध और इंटरव्यू जैसे तमाम बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें आपको यह तक पता चलेगा कि लॉरेंस बिश्नोई अपराधी कैसे बने और लॉरेंस बिश्नोई आज भी लॉरेंस गैंग के लीडर होकर जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को कैसे संभालते हैं। दोस्तों आज हम इन सारी चीजों को जानने वाले हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले यह बताता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य अपराध फैलाना या फिर अपराधी का महिमा मंडन नहीं है। यह वीडियो आज के युवाओं को सचेत करता है ताकि वो ऐसी विचारधाराओं से दूर रहें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक खास एपिसोड सर्च कुंडली। This video is based on logic which just presents information. Thanks. तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं नाम से। दोस्तों हम सब लॉरेंस बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ही जानते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये नाम उनका असली नाम नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के स्कूल और आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज असली नाम बलकरण सिंह बिश्नोई है। लॉरेंस नाम उनके परिवार द्वारा रखा गया था। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को हुआ था। उनका जन्म भारत के पंजाब राज्य के फाजिल्का जिले के भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित एक छोटी सी गांव दुतारा वाली में हुआ था। दोस्तों उनका परिवार मूल रूप से एक पारंपरिक संपन्न जाट बिश्नोई परिवार से ताल्लुक रखता है। उनके पिता का नाम लविंदर सिंह बिश्नोई या राम शरण बिश्नोई के रूप में स्थानीय दस्तावेजों में उल्लेखित है। उनके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं और बाद में अपनी इच्छा से सेना निवृत्ति लेकर अपने पैतृक गाँव में खेती किसानी से जुड़ गए। उनकी माता का नाम ममता बिश्नोई है जो एक गृहिणी है। पारिवारिक और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई का एक छोटा भाई है जिसका नाम अनमोल बिश्नोई है, लेकिन आधिकारिक और सार्वजनिक दस्तावेजों में उनके परिवार में किसी बहन के होने की पुष्टि करने वाली कोई प्रमुख या फिर प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों अगर बात करें उनकी संपत्ति की, तो किसी भी आधिकारिक वित्तीय एजेंसी या सरकारी रिकॉर्ड द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के कुल व्यक्तिगत संपत्ति का कोई आधिकारिक या सटीक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। लेकिन अगर बात करें उनके पैतृक संपत्ति की, तो मीडिया रिपोर्ट्स और उनके पारिवारिक सदस्यों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न कृषक परिवार रहा है। उनकी पैतृक गांव दुतारा वाली फलजिका पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में कुल मिलाकर लगभग 110 एकड़ पैतृक कृषि भूमि और अचल संपत्ति मौजूद है। अब आइए जानते हैं बालकरण सिंह बिश्नोई, जिनको हम लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानते हैं, उनका यह नाम कैसे पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई के लॉरेंस नाम के पीछे की जो कहानी बताई जाती है, उसमें से पहला है रंग, रूप और गोरापन। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिलिका में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ था, तब उनका रंग रूप काफी साफ और वह दिखने में बेहद गोरे थे। बच्चे का रंग गोरा देखकर उनकी माता ने प्यार से उनका नाम लॉरेंस रख दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लॉरेंस एक अंग्रेजी पश्चिमी क्रिश्चियन मूल नाम है, जिसका मतलब होता है चमकता हुआ सफेद या मुकुट से जुड़ा हुआ, या फिर यह मुकुट से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि पारिवारिक रूप से और प्यार से उन्हें इसी नाम से पुकारा गया। बड़े होने पर उन्होंने अपने इसी निकनेम यानी लॉरेंस को अपनी पहचान बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स और कानूनी दस्तावेजों के अनुसार उनके शुरुआती स्कूल के कागजातों या आधिकारिक रिकॉर्ड में उनके ये दोनों नाम दर्ज रहे हैं। सामान्य बोलचाल और दस्तावेजों की प्रक्रिया में इन नामों का उल्लेख मिलता है, जबकि उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में ही खुद को लॉरेंस नाम से पहचान दे दी थी, जो बाद में उनकी मुख्य पहचान बन गई। तो आइए अब जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की शिक्षा, शौक, पसंद और बचपन से जुड़े बातों पर। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का बचपन पंजाब के फाजिलिका जिले के दुतारा वाली गांव में एक संपन्न और अनुशासित परिवार में बीता। उनके पिता पुलिस थे, इसलिए घर का माहौल काफी सख्त और व्यवस्थित था। बचपन से ही उन्हें खेती किसानी और ग्रामीण परिवेश का माहौल मिला। वह अपने पैतृक गांव के आसपास के वातावरण में पले और बढ़े। उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा फाजिलिका और उसके आसपास के स्थानीय स्कूलों से पूरी की। इसके बाद स्कूल की पढ़ाई के लिए
वह DAV स्कूल चंडीगढ़ चले गए। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने चंडीगढ़ की प्रतिष्ठित पंजाब यूनिवर्सिटी PU में दाखिला लिया। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB यानी कि कानून की डिग्री की पढ़ाई की थी। यूनिवर्सिटी के दिनों में ही वह छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे और सोपू यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी संगठन से जुड़े। अगर बात करें उनके शौक की तो लॉरेंस बिश्नोई को अपने कॉलेज के दिनों से ही फिटनेस का बड़ा शौक था। उन्हें जिम जाने, कसरत करने और कुश्ती या शारीरिक खेलों में रुचि थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और उनके दोस्तों के बयानों के अनुसार रूरल बैकग्राउंड से होने के कारण उन्हें बचपन से ही खान पान, पारंपरिक पहनावे और घुड़सवारी और हथियारों का शौक रहा है। कॉलेज के समय से ही उनके दोस्तों का बड़ा एक दायरा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार वे शुरू से ही दबंगई और नेतृत्व करने के स्वभाव के प्रति आकर्षित रहते थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र राजनीति में प्रवेश कब लिया। लॉरेंस बिश्नोई के छात्र राजनीति में प्रवेश की कहानी चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी PU से शुरू होती है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद लॉरेंस उच्च शिक्षा के लिए चंडीगढ़ आए। उन्होंने सबसे पहले शहर के प्रतिष्ठित DAV कॉलेज सेक्टर 10 में एडमिशन लिया। कॉलेज के शुरुआती दिनों में वह अपनी मजबूत शारीरिक बनावट, रोबीले अंदाज और ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण छात्रों के बीच जल्द ही चर्चा में आ गए। कॉलेज कैंपस में उनका मेल मिलाप ऐसे छात्रों से होने लगा जो स्थानीय राजनीति या रुतबे से दिलचस्पी रखते थे। DAV कॉलेज के बाद लॉरेंस ने आगे की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का रुख किया और कानून की पढ़ाई LLB की डिग्री में एडमिशन लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के बाद वह छात्र संगठन सोपू यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के संपर्क में आए। यह उस दौर में यूनिवर्सिटी का सबसे रसूखदार और ताकतवर छात्र संगठन माना जाता था। लॉरेंस अपनी आक्रामक शैली, भाषण कला और नेतृत्व क्षमता के कारण तेजी से सोपू के नेताओं के करीब आ गए। उन्होंने संगठन के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू किया और छात्रों के बीच अपनी एक मजबूत पैठ बना ली। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ यानी कि PUSU चुनाव उत्तर भारत की छात्र राजनीति में बहुत हाई प्रोफाइल माने जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने पर्दे के पीछे रहकर और सामने से इन चुनावों की रणनीति बनानी शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान लॉरेंस ने सोपू की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल का प्रधान पद यानी कि प्रेसिडेंटल पोस्ट का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में मुकाबला बेहद कड़ा था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कैंपस चुनाव के दौरान राजनीति, रंजिश, वर्चस्व की लड़ाई और विरोधी गुटों के साथ टकराव आम बात थी। इसी दौरान लॉरेंस और उनके प्रतिद्वंदी छात्र संगठनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ कैंपस की राजनीति से जुड़े पहले आपराधिक मामले, फायरिंग और मारपीट के आरोप दर्ज होने शुरू हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और कैंपस में दबदबा कायम करने की होड़ में लॉरेंस पर कई पुलिस केस दर्ज हो चुके थे। कॉलेज के साथियों और विरोधी गुटों के साथ हुई हिंसा ने उन्हें पुलिस की फाइलों में लाक खड़ा कर दिया। छात्र राजनीति के दौरान बने संपर्कों और आपराधिक मामलों के चलते वह धीरे धीरे पंजाब और हरियाणा के बड़े अपराधियों और गैंगस्टर्स के संपर्क में आते चले गए। यूनिवर्सिटी की राजनीति से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर संगठित अपराध में बदल गया। कुल मिला कर अगर हम शॉर्ट में देखें तो लॉरेंस बिश्नोई का छात्र राजनीति में प्रवेश चंडीगढ़ के कॉलेजों और विशेषकर पंजाब यूनिवर्सिटी की आबो हवा में अपनी धाक जमाने की महत्वाकांक्षा से शुरू हुआ था। सोपू से जुड़ना और छात्र संघ चुनाव में सक्रिय होना उनके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें एक छात्र नेता से अपराध की दुनिया की ओर मोड़ दिया। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती गोल्डी बरार से कब और कैसे हुई। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, जिसका असली नाम सतविंदर सिंह बरार है, दोनों मूल रूप से पंजाब के एक ही बेल्ट में आते हैं। लॉरेंस फाजिलिका जिले के रहने वाले हैं, जबकि गोल्डी बरार का संबंध भी श्री मुक्तसर साहिब जिले से था। पंजाब के इस मालवा क्षेत्र के होने के कारण दोनों की पृष्ठभूमि और ग्रामीण परिवेश में काफी समानताएं थी। इस दोस्ती की असली
पहले शुरुआत चंडीगढ़ में हुई। लॉरेंस बिश्नोई जब डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू में कानून यानी कि एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे, तब गोल्डी बरार भी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में चंडीगढ़ आ चुका था। पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस उन दिनों छात्र राजनीति का बड़ा केंद्र था। लॉरेंस बिश्नोई सोपू संगठन से जुड़ चुके थे और कैंपस में अपना दबदबा बना रहे थे। इसी दौरान वैचारिक समानता, आक्रामक स्वभाव और एक जैसे दोस्त के सर्कल के कारण लॉरेंस और गोल्डी बरार की मुलाकात हुई, जो धीरे धीरे बहुत गहरी दोस्ती में बदल गए। यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोधी छात्र गुटों के साथ होने वाली झड़पों और वर्चस्व की लड़ाई के दौरान दोनों ने एक दूसरे का मजबूती से साथ दिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जब लॉरेंस पर कैंपस की राजनीति के चलते आपराधिक मामले दर्ज होने लगे और वह जेल जाने लगा, तब गोल्डी बरार ने बाहर रहकर उसके नेटवर्क को संभालने की अहम भूमिका निभाई। यूनिवर्सिटी की राजनीति खत्म होने के बाद जब दोनों कानून की गिरफ्त में आए तो उन्होंने मिलकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपने आपराधिक सिंडिकेट को फैलाना शुरू किया। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद गोल्डी बरार गैर कानूनी तरीके से भारत छोड़कर विदेश यानी कि कनाडा चला गया। हालांकि गोल्डी बरार विदेश में बैठकर अपने सिंडिकेट को ऑपरेट करने लगा और लॉरेंस भारत की अलग अलग जेलों में बंद रहा, लेकिन दोनों के बीच का समन्वय और भाईचारे जैसा रिश्ता बहुत मजबूत बना रहा। पुलिस जांच के अनुसार भारत में होने वाली बड़ी वारदातों और फिरौती के मामले में लॉरेंस की योजना और गोल्डी के विदेश से फंडिंग मैनेजमेंट का तालमेल रहता था। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की दोस्ती चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से ही शुरू हो गई थी, जो आज तक एक गहरे दोस्तों के रूप में चल रही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पर सबसे पहले कब एफआईआर दर्ज हुआ था और उनका सबसे पहला अपराध क्या था। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का पहला मामला लगभग वर्ष 2010 के आसपास चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और छात्र राजनीति के दौरान दर्ज किया गया था। यूनिवर्सिटी कैंपस में दो छात्र संगठनों सोपू और पुसू के बीच वर्चस्व को लेकर अक्सर तनाव और झड़पें होते थे। वर्ष 2010 में कैंपस चुनाव के दौरान विरोधी गुट के साथ हुई हिंसक झड़प, मारपीट और गोलीबारी के एक मामले में लॉरेंस बिश्नोई और उनके कुछ साथियों के खिलाफ पुलिस ने पहली बार एफआईआर दर्ज की थी। यह मामला किसी व्यक्तिगत रंजिश के बजाय छात्र संघ चुनावों के दौरान हुई राजनीतिक गतिविधि से जुड़ा था। पंजाब यूनिवर्सिटी के दिनों में दर्ज हुए इन शुरुआती मामलों के बाद पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उन पर हत्या के प्रयास, डरा धमकाकर वसूली और आर्म्स एक्ट जैसे अन्य गंभीर आरोप भी लगे। भारतीय न्याय प्रणाली के तहत लॉरेंस बिश्नोई पर दर्ज विभिन्न मामलों की सुनवाई अलग अलग अदालतों में चलती रही है। कई मामलों में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि कई मामलों में अदालती फैसले और कानूनी प्रक्रिया भी अभी लंबित है, यानी कि पेंडिंग में है। यानी कि कुल मिलाजुला कर उनके आपराधिक जीवन की शुरुआत चंडीगढ़ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति के दौरान हुई, जो कि आपसी प्रतिद्वंद्विता और हिंसक झड़पों से शुरू हुई थी। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का जैकेट कब और कैसे वायरल हुआ। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई की एक खास डिजाइन वाली जैकेट पहने हुए तस्वीरें और वीडियो जब मीडिया तथा इंटरव्यूज के जरिए सामने आए तो वह युवाओं के बीच एक खास स्टाइल के रूप में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और युवाओं ने वैसी ही जैकेट पहनकर या लॉरेंस बिश्नोई के नाम और गानों के साथ रील बनाना शुरू कर दिए। इसके बाद यह इंटरनेट पर एक ट्रेंड की तरह वायरल हो गया। इस ऑनलाइन ट्रेंड को भुनाने के लिए कुछ स्थानीय दुकानदारों और ई कॉमर्स वेंडर्स ने वैसी ही जैकेटें बेचना शुरू कर दी, जिन पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीरें या उससे जुड़े कोट छपे हुए थे। जब यह मामला प्रशासन के संज्ञान में आया तो इसे गैंगस्टरों के महिमा मंडन यानी कि गैंगस्टर ग्लोरिफिकेशन के रूप में देखा गया। इसके बाद राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों की पुलिस ने एक्शन लेते हुए ऐसी जैकेटें बेचने वाले दुकानदारों और उनका प्रचार करने वाले कई युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और उन्हें हिरासत में लिया। इस पुलिस कार्रवाई के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। तो दोस्तों हम इतना तो जान चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को अपराधी के रूप में पहचान छात्र राजनीति के दौरान ही मिली और पहली बार उन पर एफआईआर गोलीबारी के लिए हुआ था। लेकिन दोस्तों लगातार गिरफ्तारियों के बाद जब वह जेलों जैसे पंजाब और राजस्थान की जेलों में बंद रहे तो वहाँ उसकी मुलाकात उत्तर
भारत के अन्य कुख्यात अपराधियों से हुई। जेल के अंदर से ही उसने अपने आपराधिक सिंडिकेट को मजबूत करना और बढ़ाना शुरू कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर तब सुर्खियों में आया, यानी कि नेशनल लेवल पर तब फेमस हुआ, जब 6 जनवरी 2018 को जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया के सामने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी थी। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। काले हिरण के शिकार के मामले से जुड़ी इस धमकी ने उसे देश भर की मीडिया और सुर्खियों के केंद्र में ला दिया। लेकिन इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और उनके सिंडिकेट को सबसे बड़ी और व्यापक स्तर पर चर्चा तब मिली जब मई 2022 में प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। हालांकि वह उस समय भी जेल के अंदर ही बंद थे, लेकिन उनके सहयोगियों जैसे विदेश में बैठे गोल्डी बरार द्वारा इस घटना की जिम्मेदारी लेने से यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर बन गया। दोस्तों, यही वो समय था जिसने लॉरेंस बिश्नोई को ग्लोबल लेवल तक फेमस कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा एजेंसियों जैसे NIA और अंतर्राष्ट्रीय जांचों के दायरे में आने, जेल के अंदर से बड़े पैमाने पर फिरौती और वारदातों का नेटवर्क संचालित करने तथा विदेशों जैसे कनाडा और अमेरिका इत्यादि तक जुड़े उनके सिंडिकेट के मामलों के चलते उनका नाम वैश्विक स्तर पर चर्चा और सुरक्षा बहसों का मुख्य विषय बन चुका है। लेकिन दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि लॉरेंस गैंग का निर्माण कब और कैसे हुआ। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का निर्माण रातों रात या किसी एक दिन में नहीं बना, बल्कि यह चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी और DAV कॉलेज की छात्र राजनीति से धीरे धीरे विकसित हुआ। गैंग बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले कॉलेज के दिनों में छात्र संघ चुनावों और वर्चस्व की लड़ाई के दौरान विरोधी गुटों के साथ हिंसक झड़पें हुई। इसके बाद जब लॉरेंस और उसके साथियों पर मुकदमे दर्ज होने लगे और वे जेल जाने लगे, तो जेल के अंदर उनकी मुलाकात उत्तर भारत के अन्य कुख्यात अपराधियों और हथियार डीलरों से हुई। साल 2015 के बाद जब लॉरेंस लगातार जेल में बंद हो गए, तो उन्होंने जेल के अंदर से ही कॉलिंग एप्स और अपने वफादार साथियों के जरिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े अपराधियों को जोड़ना शुरू किया। इस तरह एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट तैयार हुआ, जिसे मीडिया और सुरक्षा एजेंसियां बिश्नोई गैंग के नाम से जानती हैं, और मैं भी और आप भी। पुलिस चार्जशीट, मीडिया रिपोर्ट्स और जांच एजेंसियों के अनुसार इस सिंडिकेट को चलाने वाले कुछ प्रमुख चेहरे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है गोल्डी बरार का। दोस्तों, यह लॉरेंस का सबसे करीबी और कॉलेज के दिनों का साथी है। वर्तमान में वह भारत से बाहर कनाडा या फिर अन्य देशों में रहकर इस गैंग के अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस, फंडिंग और बड़ी वारदातों की रूपरेखा तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बाद दूसरा चेहरा है अनमोल बिश्नोई का। दोस्तों, यह लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। उस पर कई हाई प्रोफाइल मामलों जैसे वारदातों की साजिश रचना और विदेशों से नेटवर्क संभालना, इन सभी में शामिल होने का आरोप है। इसके बाद तीसरा चेहरा है काला जेठरी। दोस्तों, यह हरियाणा और दिल्ली का एक बेहद कुख्यात गैंगस्टर था, जो बाद में लॉरेंस गैंग के साथ जुड़कर इसका मुख्य स्तंभ बन गया। और यह उत्तर भारत में गैंग के बड़े ऑपरेशंस को भी संभालता था, लेकिन वर्तमान में वह अभी कानून के शिकंजे में है। इसके बाद अगला चेहरा आता है रोहित गोदारा का। दोस्तों, मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला रोहित गोदारा इस गैंग का एक प्रमुख शूटर और ऑपरेशनल हेड माना जाता है, जो वर्तमान में विदेश से देश में फिरौती और वारदातों के नेटवर्क को ऑपरेट करता है। इसके बाद अगला चेहरा है संपत नेहरा का। दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र रहा संपत नेहरा लॉरेंस का खास शार्प शूटर और विश्वास पात्र था, जिसे 2018 में सलमान खान की रेकी करने के दौरान पकड़ा गया था। सुरक्षा एजेंसियों जैसे NIA की रिपोर्ट्स के अनुसार इस गैंग का नेटवर्क भारत के कई राज्यों के अलावा अमेरिका, कनाडा और यूरोप तक फैला हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग और शूटर अलग अलग स्तर पर जुड़े हुए हैं। बाय द वे दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की जेल यात्रा की, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई आज तक कितने जेलों की यात्रा कर चुके हैं। दोस्तों, पुलिस रिकॉर्ड, मीडिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई वर्षों से लगातार अलग अलग राज्यों की जेलों में बंद रहे हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद देश के कई हाई सुरक्षा वाली जेलों में समय बिताया है, जैसे पंजाब और स्थानीय जेलें, जो कि गिरफ्तारी के शुरुआती साल थे। छात्र राजनीति के बाद जब
उन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने शुरू हुए तो उन्हें सबसे पहले पंजाब की विभिन्न जेलों जैसे फरीदकोट और बंठित जेल में रखा गया था। इन जेलों में रहते हुए ही उन्होंने अपने आपराधिक नेटवर्क को पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में फैलाना शुरू किया था। इसके बाद साल 2021 के दौरान महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट MCOCA और अन्य मामलों के तहत उन्हें दिल्ली की उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में ट्रांसफर किया गया था। दोस्तों, तिहाड़ जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने कथित तौर पर अपने सिंडिकेट को ऑपरेट किया और इसी दौरान उनके चर्चित मीडिया इंटरव्यू भी सामने आए थे, जिसके बाद तिहाड़ी प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था काफी सवालों के घेरे में आई थी। सुरक्षा कारणों और विभिन्न मामलों की जांच और पेशी के सिलसिले में उन्हें कुछ समय के लिए दिल्ली की मंडोली जेल में भी शिफ्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों, गुजरात NT-ATS द्वारा सीमा पार ड्रग तस्करी और अन्य मामलों की जांच के सिलसिले में रिमांड लेने के बाद अगस्त 2023 में उन्हें दिल्ली पंजाब से निकालकर गुजरात की कुख्यात साबरमती सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। दोस्तों, पिछले काफी समय से वह इसी साबरमती जेल की एक अलग हाई सिक्योरिटी सेल में बंद हैं। सुरक्षा कारणों और सरकारी आदेशों CRPC की धारा 268 के कारण उन्हें फिलहाल पूछताछ या पेशी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के बारे में। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का चर्चित इंटरव्यू मार्च 2023 लगभग 14 से 15 मार्च के बीच हुआ था और यह इंटरव्यू ABP न्यूज द्वारा रिलीज किया गया था। दोस्तों, यह इंटरव्यू उस समय बहुत बड़ा विवाद बन गया क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त जेल के अंदर बंद थे। बाद में पंजाबी हरियाणा हाई कोर्ट की जांच SIT और अदालती आदेशों में यह बात सामने आई कि यह इंटरव्यू जेल या पुलिस स्टेशन के परिसर जैसे पंजाब पुलिस के CIA स्टाफ रूम के अंदर ही रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद जेल सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर भारी हंगामा हुआ था। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई संवेदनशील और बड़े मुद्दों पर खुलकर बात की, जिसमें से पहला है सलमान खान और काले हिरण का मामला। दोस्तों, इंटरव्यू में उन्होंने दोहराया कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार करके बिश्नोई समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि जब तक सलमान खान समाज के सामने आकर माफी नहीं मांगते तब तक उनके मन में सलमान खान के लिए गुस्सा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि वह अभी भी अपने इसी जिद पर कायम है। इसके बाद दूसरा है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर बयान। दोस्तों, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्या के मामले पर उन्होंने कहा था कि मूसेवाला उसके बहुत करीबी सहयोगी विक्रमजीत सिंह मट्टू या साथियों की हत्या में कथित तौर पर शामिल थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वह खुद उस समय जेल में बंद थे, लेकिन गोल्डी बरार और अन्य साथियों ने अपने स्तर पर बदला लिया और इस बात से उन्हें कोई पछतावा नहीं है। तीसरी बात उन्होंने की अपराध की दुनिया और गैंगस्टर बनने पर। उन्होंने दावा किया कि वह शुरू में गैंगस्टर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि उनके परिवार की इच्छा थी कि उन्हें एक अच्छा इंसान या फिर पढ़ा लिखा इंसान बने। लेकिन छात्र राजनीति के दौरान पुलिस कार्रवाई, झूठे मामलों और विरोधी गुटों की वजह से हालात ऐसे बने कि वह इस रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद अगली बात उन्होंने अपने गैंग और साथियों के बारे में कही। उन्होंने गोल्डी बरार को अपना सबसे अच्छा और करीबी भाई जैसा दोस्त बताया और तो और यह भी स्पष्ट किया कि वे उनके साथ मिलकर नेटवर्क चला रहे हैं। और तो और अगली बात उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे जेल में मोबाइल भी यूज करते हैं और वे कॉल करने के लिए VoIP नेटवर्क का यूज करते हैं। इस इंटरव्यू के रिलीज के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामला का स्वतः संज्ञान लिया और जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। अदालत ने पाया कि जेल या पुलिस कस्टडी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और स्टूडियो जैसी सुविधा मुहैया कराना गंभीर प्रशासनिक चूक और भ्रष्टाचारों के दायरे में आता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कितना बड़ा है और उसमें कितने शूटर्स हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अमन साहू गैंग के साथ गांठजोड़ और महाराष्ट्र सहित भारत के लगभग 11 राज्यों में फैला हुआ है। और तो और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह नेटवर्क केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के बाहर कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, UK, दुबई और फिलीपींस जैसे देशों तक भी फैला हुआ है। विदेश में बैठे इसके करीबी सहयोगी जैसे गोल्डी बरार और रोहित गोदारा इस नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब जानते हैं कि इस गैंग में शूटर्स कितने हैं।
एनआईए के खुलासे के अनुसार यह बात सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के इस संगठित गिरोह के पास पूरे देश भर में 700 से अधिक एक्टिव शूटर्स और गुर्गे मौजूद हैं। इन 700 शूटर में से अकेले पंजाब में 300 से अधिक शूटर सक्रिय बताए गए हैं, जबकि बाकी शूटर्स हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानीय गैंग्स और अपराधियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस गैंग में बहुत सारे शूटर्स भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस गैंग का यानी इस सिंडिकेट का मुख्य लीडर कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर है लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ दोस्तों, वही लॉरेंस बिश्नोई जो अभी भी जेल में बंद है। लेकिन उसका यह नेटवर्क, उसकी सीधी योजना और उसके खास सहयोगी जैसे गोल्डी बरार, रोहित गोदारा और उसके भाई अनमोल बिश्नोई के जरिए देश और विदेश दोनों जगहों पर संचालित किया जाता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इस गैंग की कमाई पर कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कमाता कितना है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, पुलिस और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक सिंडिकेट की कमाई का कोई आधिकारिक या फिर फिक्स आंकड़ा सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है, क्योंकि यह पूरी तरह से एक अवैध और संगठित अपराध सिंडिकेट है। फिर भी जांच एजेंसियों की चार्जशीट और खुलासों के आधार पर इस गैंग की कमाई का सबसे बड़ा जरिया देश और विदेश के बड़े व्यापारियों, बिल्डरों, शराब कारोबारियों और सेलिब्रिटीज से करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलना है। डरा धमका कर या फायरिंग करवा कर यह गैंग लोगों से मोटी रकम वसूलता है। यहाँ तक कि एनआईए के अनुसार सीमा पार से हथियारों की तस्करी और ड्रग्स के अवैध कारोबार में भी इस सिंडिकेट के जुड़े होने के सबूत मिले हैं, जिससे इन्हें भारी मात्रा में फंडिंग मिलती है। और तो और कई राज्यों में जमीन पर कब्जा करने या प्रॉपर्टी विवादों में जबरदस्ती करके करोड़ों रुपए कमाने के मामले भी सामने आए हैं। तो दोस्तों ये तो थी गैंग की बात कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग महीने में लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की अपनी संपत्ति उनकी पैतृक जमीन है जो 100 एकड़ से भी ज्यादा है। और हाँ दोस्तों एक और बात, उसके परिवार और करीबियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जेल में बंद होने के बावजूद उसके रख रखाव, महंगे कपड़ों और अन्य कानूनी तथा व्यक्तिगत खर्चों पर परिवार द्वारा हर साल 35 से 40 लाख रुपए तक का खर्च किया जाता है। यानी कि संक्षेप में कहे तो यह गैंग कोई वैध बिजनेस नहीं चलाता, बल्कि जबरन वसूली, अवैध सिंडिकेट और आपराधिक गतिविधियों के जरिए हर साल करोड़ों रुपए की अवैध कमाई करता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में अपना फोन कैसे यूज करते हैं। दोस्तों एनआईए के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई और अन्य कुख्यात अपराधियों द्वारा जेल में फोन यूज किया जाता है। कई बार जेल के अंदर सुरक्षा कर्मचारियों की मिलीभगत या भ्रष्टाचार के चलते चुपचाप छोटे आकार के मोबाइल फोन, स्मार्ट या फिर कीपैड वाले फोन जेल के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। कैदियों के कपड़े, खाने के सामान या अन्य कानूनी माध्यमों से मिलने वाली चीजों के जरिए यह तस्करी की जाती है। जेल के अंदर पकड़े जाने से बचने के लिए कई बार सामान्य सिम कार्ड के बजाय व्हाट्सएप, फेस टाइम्स या अन्य इनक्रिप्टेड इंटरनेट कॉलिंग, वॉइस ओवर आईपी यानी कि वीओआईपी एप्स का यूज किया जाता है, जिससे कॉल को आसानी से ट्रेस न किया जा सके। और तो और ये अक्सर जेल के बाहर अपने खास गुर्गों या सहयोगियों के फोन का इस्तेमाल करते हैं या कॉन्फ्रेंस कॉल करने के जरिए अपना नेटवर्क चलाते हैं, ताकि जेल के अंदर पकड़े जाने का जोखिम कम से कम हो जाए। हालांकि वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल की उच्च सुरक्षा में 24 घंटे की निगरानी और आइसोलेशन में रखा गया है। फिर भी सुरक्षा एजेंसियों और समय समय पर सामने आने वाले मामलों जैसे उनके सहयोगियों के बयान, अंतर्राष्ट्रीय जांचों से यह उजागर हुआ कि जेल की सुरक्षा में सेंध लगाकर इस प्रकार के अवैध संचार साधनों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई का डेली रूटीन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, पुलिस रिपोर्ट और मीडिया में आई विभिन्न जानकारियों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद हैं। आरपीसी की धारा 268 और जेल के कड़े सुरक्षा नियमों के कारण उनकी दिनचर्या आम व्यक्ति या सामान्य कैदी से काफी अलग और पूरी तरह नियंत्रित होती है। सिक्योरिटी और अन्य कैदियों या बाहरी खतरों से बचाने
के लिए उन्हें एक अलग आइसोलेशन सेल में रखा जाता है। उनकी सेल के बाहर और अंदर 24 घंटे कड़े पहरे और तो और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जाती है ताकि वह किसी भी तरह के बाहरी संपर्क या संदिग्ध गतिविधि से दूर रहें। सुरक्षा और जल मेन्यू के नियमों के तहत उन्हें अन्य कैदियों की तरह ही जेल की रसोई में बना सादा भोजन दिया जाता है। हालांकि उनके परिवार द्वारा नियमों के दायरे में रहकर कभी कभार दी जाने वाली चीजों या जेल के तय मेन्यू के अनुसार ही उनका खान पान चलता है। और तो और वो अपनी बॉडी को फिट बनाने के लिए अपनी सेल के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उनको खुले परिसर में आम कैदियों की तरह घूमने की आजादी नहीं है। उनकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा अपने वकीलों से कानूनी मामलों, चल रहे मुकदमों और चार्जशीट पर चर्चा करने में बीतता है। जेल के अंदर खाली समय में वह अक्सर धार्मिक पुस्तकें पढ़ने, पूजा पाठ या ध्यान लगाने में समय बिताते हैं। जैसा कि उनकी इंटरव्यू और बयानों में सामने आया था कि वह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में होने के कारण उन्हें आम कैदियों की तरह फोन या इंटरनेट इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है। बाहरी दुनिया अपने सहयोगियों जैसे गोल्डी बरार या रोहित गोदारा या परिवार से उनकी बातचीत केवल कानूनी बैठकों या तय माध्यमों तक ही सीमित रहता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सलमान खान को मिलने वाली धमकी पर कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी क्या और क्यों देते हैं। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई द्वारा बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी देने के पीछे एक लंबा और गहरा इतिहास जुड़ा है। इस पूरे विवाद की जड़ वर्ष 1998 में जोधपुर में हुई काले हिरण के शिकार की घटना और बिश्नोई समाज की भावनाओं से जुड़ी है। अक्टूबर 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर यानी कि राजस्थान के पास कंकानी गांव में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था। इस मामले में सलमान खान मुख्य आरोपी बनाए गए थे और उनके साथ फिल्म के अन्य कलाकार जैसे सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे पर भी आरोप लगे थे। समाज के धार्मिक नियमों और गुरु जम्भेश्वर जी, जिन्हें जिहोजी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी दी हुई शिक्षाओं के अनुसार प्रकृति, पेड़ पौधों और वन्य जीवों की रक्षा करना उनका सबसे बड़ा धर्म का हिस्सा है। विशेष रूप से काला हिरण को बिश्नोई समाज पवित्र मानता है और उनकी रक्षा के लिए समाज में कई लोगों ने इतिहास में अपने प्राणों की आहुति तक दी है। 1998 की उस घटना के बाद से ही बिश्नोई समाज सलमान खान से बेहद आहत और नाराज था। लॉरेंस बिश्नोई खुद इसी समाज से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इस मुद्दे को उन्होंने अपनी और अपने समाज की अस्मिता से जोड़ा। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार इंटरव्यू और बयानों में कहा है कि जब वे छोटे थे तब से ही वह अपने समाज में इस घटना को लेकर गुस्सा और दुख दिखते आ रहे हैं। लॉरेंस और उसके समर्थकों का कहना था कि सलमान खान ने बिश्नोई समाज की आस्था को ठेस पहुंचाई है। उनका मुख्य तर्क यह था कि सलमान खान को जोधपुर की अदालत या समाज के सामने आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। लॉरेंस का यह भी दावा रहा है कि सलमान खान ने माफी मांगने के बजाय कथित तौर पर समाज को पैसे की लालच देने या अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिससे उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। लॉरेंस बिश्नोई को जब एक मामले में पेशी के लिए जोधपुर लाया गया था तब मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने पहली बार खुलेआम यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि सलमान खान को यहीं जोधपुर तब पता चलेगा, अभी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये लोग मुझ पर बेवजह आरोप लगा रहे हैं। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं। यह वह पल था जब इस व्यक्तिगत रंजिश ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी और यह धमकी पूरे ट्रेंडिंग में चलने लगा। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दिया गया धमकी इंटरनेट से उठाया गया है, जिसमें मैं और मेरा चैनल निष्पक्ष है, क्योंकि यह बात बहुत गंभीर है, इसलिए इसे सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी के तहत देखा जाए। इसके अलावा और किसी भी विषय से इसका और इस वीडियो का कोई संबंध नहीं है। इसके बाद के वर्षों में लॉरेंस गैंग लगातार मजबूत होता गया और सलमान खान उनके निशाने पर बने रहे। और तो और साल 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस गैंग ने अपनी ताकत का एहसास कराया, जिससे सलमान खान को मिलने वाली धमकियां और गंभीर हो गईं। इस दुश्मनी का सबसे बड़ा और खतरनाक रूप 14 अप्रैल 2024 को देखने को मिला, जब मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक सवार 2 शूटरों ने ताबड़तोड़
ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और गैंग के अन्य गुर्गों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। इसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ाकर Y+C Z+ कैटेगरी में कर दिया गया और मुंबई पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हो गयी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और मुंबई की पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई कि लॉरेंस गैंग केवल वैचारिक कारणों या समाज के नाम पर नहीं बल्कि सलमान खान के नाम का इस्तेमाल करके देश विदेश के बड़े कारोबारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी और अपनी पब्लिसिटी को बरकरार रखने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि पुलिस का यह भी मानना है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों से जुड़ाव दिखाकर यह गैंग युवाओं के बीच अपना खौफ पैदा करना चाहता है या फिर आकर्षित करना चाहता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कैसे करवाई थी। पर दोस्तों उससे पहले मैं यह फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए बताता हूँ। इसके अलावा इस वीडियो का किसी और भी विषय से कोई संबंध नहीं है और न ही मैं मेरा चैनल या फिर यह वीडियो किसी भी अपराध या फिर आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार सिद्धू मूसेवाले की हत्या के पीछे मुख्य व पंजाब के अलग अलग छात्र संगठनों और गैंग्स के बीच वर्चस्व की लड़ाई, पुरानी रंजिश और बदला लेना था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके सहयोगियों का आरोप था कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सनप्रीत सिंह अकाली नेता और लॉरेंस गैंग के करीबी विक्की मिड्डू खेड़ा की 2021 में हुई हत्या में कथित रूप से शामिल था। इसके अलावा लॉरेंस के करीबी छात्र नेता गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला लेने के बाद भी इस साजिश से जोड़ी गई थी। गैंग का मानना था कि सिद्धू मूसेवाला विरोधी गैंग्स जैसे बम्बिहा गैंग को शरण और समर्थन देते हैं। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक जब लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे तब वहीं से इस हत्या की साजिश की रूपरेखा तैयार की गई थी। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई खुद सीधे तौर पर मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद और उनके सहयोगियों ने इस पूरे ऑपरेशन की योजना बनाई थी। कनाडा में बैठे लॉरेंस के करीबी सहयोगी गोल्डी बरार ने इस साजिश को जमीन पर उतारने की मुख्य भूमिका निभाई। गोल्डी बरार ने ही शूटरों को इकट्ठा करने, हथियार मुहैया कराने, लॉजिस्टिक, गाड़ियां और रहने की जगह का इंतजाम करने और कनाडाई फोन या इंटरनेट कॉलिंग के जरिए पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया था। 29 मई 2022 को पंजाब की मानसा जिले के जवाहर गांव में सिद्धू मूसेवाला पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच में सामने आया कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए 2 अलग अलग मॉड्यूल शूटरों के समूह बनाए गए थे, जिसमें शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी, दीपक मुंडी केकड़ा जिसने रेकी की थी और अन्य पेशेवर शूटर भी शामिल थे। इनमें से कई शूटर हरियाणा और पंजाब के थे, जिन्हें लॉरेंस और गोल्डी बरार के नेटवर्क द्वारा हथियार और गाड़ियां उपलब्ध कराई गई थी। और तो और हत्या के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली गई थी, जिसमें विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लेने की बात कही गई थी। इस मामले में पंजाब पुलिस और NIA ने तेजी से कार्रवाई करते हुए देश और विदेश में छिपे कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। लॉरेंस बिश्नोई को इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना गया और उन पर मकोका, MCOCA तथा अन्य गंभीर जैसे धाराओं के तहत मुकदमे चलाए गए। यह मामला अभी भी अदालत में न्यायिक प्रक्रिया में जारी है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या की पूरी घटना। दोस्तों यह घटना 5 दिसंबर 2023 की दोपहर करीब 1:30 बजे की है। राजस्थान के जयपुर के श्याम नगर इलाके में स्थित उनके अपने घर के लिविंग रूम में यह वारदात को अंजाम दिया गया था। दोस्तों 2 हमलावर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ सामान्य मुलाकात करने वाले लोगों की तरह सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर के अंदर दाखिल हुए थे। उनके साथ नवीन सिंह शेखावत नाम का एक अन्य व्यक्ति भी था, जो उन्हें लेकर गया था। घर के अंदर बातचीत के दौरान ही उन हमलावरों ने अचानक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर नजदीक से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस दौरान गोगामेड़ी की सुरक्षा कर्मियों और वहां मौजूद लोगों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें हमलावरों के साथ साथ आया नवीन सिंह शेखावत भी क्रॉस फायरिंग में मारा गया, जबकि मुख्य शूटर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा, जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, उन्होंने ली थी।
इस सनसनीखेज मामले से राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों के भीतर मुख्य शूटरों नितिन फौजी, रोहित राठौड़ सहित अन्य मददगारों को चंडीगढ़ और अन्य जगहों से गिरफ्तार कर लिया। इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद राजस्थान सहित पूरे देश में राजपूत समाज और करणी सेना द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन किए गए थे। अब दोस्तों आइए जानते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की पूरी घटना। दोस्तों यह घटना 12 अक्टूबर 2024 की रात को लगभग 9:30 बजे की है। मुंबई के बांद्रा इलाके में उनके बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जब बाबा सिद्दीकी अपने कार्यालय से बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक 3 हमलावर वहां पहुंचे और उन पर नजदीक से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। उन्हें गंभीर हालत में बांद्रा में लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में उनके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ था। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए 2 मुख्य हमलावरों गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि अन्य आरोपी बाद में पुलिस की गिरफ्त में आए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड की जिम्मेदारी कुछ ही समय के बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग से जुड़े एक सदस्य शिबू लोनकार के नाम से वायरल पोस्ट के जरिए ली गई थी। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की जाँच में सामने आया कि इस हत्या को एक सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। पुलिस के अनुसार इस मर्डर के पीछे सलमान खान के साथ बाबा सिद्दीकी की नजदीकी, राजनीतिक रसूख और आर्थिक विवाद जैसे विभिन्न एंगल सामने आए थे। गैंग का दावा था कि बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से करीबी संबंध थे, जिसे लेकर यह कदम उठाया गया था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए शूटरों, हथियार सप्लायरों और साजिश रचने वाली सहित कई आरोपियों को देश के अलग अलग राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में कड़े कानूनों के तहत चार्जशीट दाखिल की और यह मामला अभी भी अदालत में जारी है और तो और मकोका के तहत कार्रवाई भी की गई। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक नेटवर्क अब भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध सिंडिकेट का रूप ले चुका है। भारत के बाहर इसके अवैध कार्यों और विभिन्न देशों की सरकारों तथा एजेंसियों द्वारा इस पर की गई कार्रवाई भी सामने आती है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों जैसे FBI, NIA और कनाडा की RCMP के रिपोर्ट्स के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई और उनके सहयोगी जैसे गोल्डी बरार, रोहित गोदारा ने भारत के अलावा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और खाड़ी देशों तक अपना जाल फैला रखा है। यह गैंग कनाडा और अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के बड़े व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स और पंजाबी कलाकारों, गायकों से सुरक्षा के नाम पर भारी रंगदारी वसूलता है। फिरौती न देने पर उनके घरों या प्रतिष्ठानों पर फायरिंग या आगजनी जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विरोधियों या कारोबारियों को डराने के लिए यह गैंग विदेशी जमीन पर भी हत्याओं और वारदातों को अंजाम देता रहा है। अमेरिकी न्याय विभाग और FBI की चार्जशीट के अनुसार इस सिंडिकेट पर कनाडा में कई हाई प्रोफाइल हत्याओं और साजिशों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। सीमा पार से अवैध हथियारों की सप्लाई और ड्रग्स के कालो कारोबार का नेटवर्क भी इसके अंतर्राष्ट्रीय गुर्गों के जरिए संचालित किया जाता है। यह गैंग सोशल मीडिया के माध्यम से भारत और विदेशों के युवा वर्ग को पैसे और विदेश भेजने का लालच देकर आपराधिक नेटवर्क में शामिल करता है। लॉरेंस बिश्नोई के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए भारत से दुनिया के कई देशों की प्रमुख एजेंसियों ने इसके खिलाफ शिकंजा कसा है। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि अमेरिका न्याय विभाग और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI ने लॉरेंस बिश्नोई और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन हाई बॉल चलाया है। इस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों में एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें गैंग से जुड़े 24 से अधिक गिरोह को गिरफ्तार किया गया और अमेरिकी अदालतों में दर्जनों आरोपियों के खिलाफ औपचारिक चार्जशीट दाखिल की गई। कनाडा सरकार की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कि RCMP ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बढ़ती हिंसक गतिविधियों को देखते हुए अपने देश के क्रिमिनल कोड के तहत आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन यानी कि टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया है।
इस कड़े कदम के बाद कनाडाई प्रशासन को इस गैंग की संपत्ति, बैंक खातों, वाहनों और वित्तीय फंड को सीज करने तथा इसके सदस्य के खिलाफ देशद्रोह और आतंकवाद से जुड़े कानूनों के तहत मुकदमा चलाने का अधिकार मिल गया है। भारत में एनआईए ने इस सिंडिकेट के खिलाफ कड़े आतंकवाद विरोधी कानून जैसे यूएपीए और मकोका यानी कि एमओसीए के तहत कई बड़े मामले दर्ज किए हैं। भारत सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जेल के अंदर से किसी भी तरह के अवैध संचार साधनों या नेटवर्क को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाए, जिसके तहत लॉरेंस को देश की सबसे सुरक्षित जेलों जैसे गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में कड़ी निगरानी और आइसोलेशन में रखा गया है। बाय द वे दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करिए। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के लेटेस्ट न्यूज पर। दोस्तों आज 4 अगस्त दिन मंगलवार 2026 है। दोस्तों अमेरिकी न्याय विभाग फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने लॉरेंस बिश्नोई और उनके करीबी सहयोगी गोल्डी बरार के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर अब तक का सबसे बड़ा शिकंजा कसा है। अमेरिकी एजेंसियों ने कैलिफोर्निया, कनाडा और यूरोप के कई हिस्सों में एक साथ छापेमारी कर ऑपरेशन हार्डबॉल्ट चलाया है। और अमेरिकी न्याय विभाग और रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपने सिंडिकेट के जरिए डर और आतंक फैलाने के लिए हाई प्रोफाइल वारदातों की योजना बनाता रहा है। अमेरिकी दस्तावेजों में भी उनके द्वारा अभिनेता सलमान खान को टारगेट की साजिशों का उल्लेख किया गया है। हाल ही में दिल्ली के गांधीनगर और मॉडल टाउन के इलाके में एक कपड़ा कारोबारी के बेटे से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। धमकी न मानने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कॉल करने वाला वाकई गैंग से जुड़ा था या कोई अन्य व्यक्ति उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में उस याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लॉरेंस ऑफ पंजाब नामक डॉक्यूमेंट्री या वेब सीरीज की रिलीज को रोकने की मांग की गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण इस प्रोजेक्ट के प्रसारण पर पहले से ही रोक जैसी स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद कनाडा की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने खुलासा किया है कि लॉरेंस गैंग वहां स्थानीय कारोबारियों, विशेषकर दक्षिण एशियाई समुदाय को निशाना बनाकर जबरन वसूली कर रहा है। कनाडा पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि गैंग वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्रों या वर्क परमिट पर गए युवाओं को पैसे का लालच देकर छोटी मोटी वारदातों जैसे फायरिंग या धमकी देना, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके चलते कनाडा सरकार पहले ही इस गैंग को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर चुकी है। ऐसे मामलों को देखने के बाद कनाडा और अमेरिका की जांच एजेंसियों ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ कार्यवाही भी की है। तो दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं कि अमेरिका की डिमांड क्या है। आखिर क्यों अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई को भारत से ले जाना चाहता है? तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के मामले में अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा उठाए जा रहे कदमों को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उनका प्रत्यार्पण क्यों किया जा सकता है या इसकी मांग क्यों उठ रही है। अमेरिकी न्याय विभाग FBI की जांच में यह बात सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही भारत की जेल में बंद हैं, लेकिन उनका सिंडिकेट अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों में बैठकर हथियारों की तस्करी, ड्रग्स सिंडिकेट और बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है। अमेरिकी दस्तावेजों और चार्जशीट के अनुसार इस गैंग पर विदेशी धरती पर टारगेट किलिंग्स और हिंसा की साजिश रचने के गंभीर आरोप हैं। अमेरिकी कानूनों के तहत जब किसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध में वहां के हितों या विदेशी नागरिकों पर असर पड़ता है तो वे मुख्य रूप से सरगना को या अपराधी को अपने देश की अदालत में पेश करने के लिए प्रत्यार्पण की मांग करते हैं। चूँकि अमेरिकी अदालतों में लॉरेंस बिश्नोई और उनके सहयोगियों के खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए जा चुके हैं, इसलिए अमेरिकी कानून और प्रत्यार्पण संधि के नियमों के तहत उन्हें वहां की अदालत में ट्रायल मुकदमा का सामना कराने के लिए भारत सरकार से औपचारिक प्रत्यार्पण का अनुरोध किया जा रहा है। दोस्तों अमेरिकी अदालतों में दाखिल चार्जशीटों में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार समेत कई अपराधियों पर रैकेटिंग, कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक गिरोह चलाना, हॉब्स एक्ट एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली, हत्या की साजिश और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और छापेमारी के दौरान अमेरिकी एजेंसियों ने भारी मात्रा में अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और प्रतिबंधित सामान जब्त किए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने यह साफ किया है कि
उनके देश या नागरिकों को निशाना बनाने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे सख्त सजा दी जाएगी। तो दोस्तों ये बात सच है कि सच में अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका प्रत्यार्पित करने की तैयारी कर रहा है और वो भारत सरकार से बार बार अपील कर रहा है। भाई देवे दोस्तों, आपका क्या विचार है, प्लीज आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आइए अब आखिरी में जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में यह देश क्या क्या सवाल पूछता है। दोस्तों कई लोग पूछते हैं लॉरेंस बिश्नोई कास्ट, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का क्या कास्ट था। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का संबंध बिश्नोई समुदाय से है। पुलिस रिकॉर्ड और विकिपीडिया के अनुसार उनका जन्म एक जट बिश्नोई परिवार राहड़ गोत्र में हुआ था। इस समुदाय की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी, जिसे गुरु जम्भेश्वर यानी कि जम्भोजी महाराज ने की थी। यह समाज उनके द्वारा बताए गए 29 यानी कि 20+9 यानी कि बिश्नोई नियमों का पालन करता है। बिश्नोई समाज पर्यावरण, हरे पेड़ों विशेषकर खेजड़ी और वन्य जीवों विशेषकर काले हिरण की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और यह समुदाय भगवान विष्णु का अनुयायी माना जाता है। इसके बाद लोग यह भी पूछते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई केस, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई पर केस कौन कौन से हुए हैं। तो दोस्तों आप ये पूरा वीडियो देखकर अगर आए हैं तो आपको पता चला होगा, नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई पर सबसे पहला केस FIR या फिर इनकी आपराधिक गतिविधि इनके द्वारा छात्र नेता के दौरान की गई थी। इसके बाद अगला है लॉरेंस बिश्नोई फोटो। तो दोस्तों वह तो अभी जेल में बंद हैं और सुरक्षा और कानून के द्वारा उनकी फोटो को शेयर करने की अनुमति नहीं है। अगला सवाल लोग ये पूछते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। इसके बाद अगला सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जैकेट। तो दोस्तों इसका आंसर भी इसी वीडियो में है। इसके बाद लोग पूछते हैं लॉरेंस बिश्नोई लेटेस्ट न्यूज। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि वह अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। इसके बाद अगला सवाल है लॉरेंस बिश्नोई असली नेम या फिर उनका रियल नेम। तो दोस्तों उनका असली नाम इसी वीडियो में बताया गया है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि उनका नाम बलकरण सिंह या फिर बालकरण सिंह है। इसके बाद यह भी पूछा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज लाइफ। तो दोस्तों उनका यही समय था जिन पर उन पर सबसे पहली बार FIR हुआ था। कॉलेज लाइफ में छात्र नेता बनने के दौरान ही उनकी यह आपराधिक गतिविधि शुरू हुई थी और उनका यह आपराधिक चेहरा बनने लगा था। इसके बाद लोग पूछते हैं लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू। तो दोस्तों ये आंसर बहुत बड़ा है, इसके लिए आपको इसी वीडियो में पीछे जाकर देखना होगा। इसके बाद पूछते हैं दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई स्टेट। तो दोस्तों ये छोटा सा आंसर है, मैं इसको अभी बता देता हूँ। तो लॉरेंस बिश्नोई का स्टेट है पंजाब। इसके बाद अगला सवाल यह आता है कि लॉरेंस बिश्नोई स्टोरी। तो दोस्तों मैंने पूरी वीडियो ही लॉरेंस बिश्नोई की स्टोरी पर बनाई है, प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। इसके बाद लोग पूछते हैं लॉरेंस बिश्नोई वीडियो, लॉरेंस बिश्नोई एटीट्यूड स्टेटस, शॉर्ट्स। इसके बाद यह भी पूछा जाता है लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान। तो दोस्तों इसका आंसर भी मैंने वीडियो में दिया हुआ है। इसके बाद अगला सवाल आता है लॉरेंस बिश्नोई हिस्ट्री। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के जन्म से लेके आज तक की सारी बातें मैंने इस वीडियो में बनाई है। दोस्तों आज है 4 अगस्त दिन मंगलवार 2026। इसके बाद लोग पूछते हैं लॉरेंस बिश्नोई बर्थ। तो दोस्तों इसका आंसर भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। इसके बाद अगला सवाल आता है लॉरेंस बिश्नोई मदर एंड फादर। तो दोस्तों उनकी माता, पिता, भाई और बहन के बारे में अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताया गया है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में कैसे रहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है कि वो एक हाई सिक्योरिटी सेल में अभी भी बंद है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल क्यों गया। तो दोस्तों वे एक जेल में नहीं बहुत सारे जेलों में गए हैं, जिसको एक छोटे से लाइन में बता पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका आंसर भी मैंने वीडियो में दिया हुआ है। इसके बाद अगला सवाल है लॉरेंस बिश्नोई फर्स्ट क्राइम। तो दोस्तों सभी के सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे पहला क्राइम कॉलेज लाइफ में हुआ था छात्र नेता बनने के चक्कर में। अब अगला आता है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई लव स्टोरी। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो में कहीं बात नहीं किया है, इसलिए मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई की व्यक्तिगत जिंदगी और उनकी कथित लव स्टोरी को लेकर मीडिया और पुलिस रिकॉर्ड्स में एक पुराना और बेहद चर्चित किस्सा सामने आता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके कॉलेज के दिनों में एक ऐसा वाकया है जिसे उनकी जिंदगी का मुख्य टर्निंग पॉइंट या प्रेम कहानी माना जाता है। यह बात उन दिनों की है जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी में कानून LLB की पढ़ाई कर रहे थे और छात्र राजनीति में सक्रिय हो रहे थे। रिपोर्ट्स और पुलिस पूछताछ के मुताबिक लॉरेंस कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की हरप्रीत कौर से बेहद प्यार करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। कहा तो यह भी जाता है कि जब लॉरेंस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव
परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त थे, उसी दौरान उनकी प्रेमिका हरप्रीत कौर की एक संदिग्ध परिस्थितियों या कॉलेज के अंदरूनी विवादों, आग लगने जैसी घटना में मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में उनकी हत्या या आत्महत्या का अलग अलग जिक्र मिलता है। इस घटना ने लॉरेंस बिश्नोई को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस सदमे के बाद उनका झुकाव पूरी तरह से अपराध और वर्चस्व की दुनिया की तरफ हो गया। उन्होंने छात्र राजनीति के दौरान ही हथियार उठा लिए थे और कसम खाई कि वह अपने विरोधियों को इसी अवस्था में बदल देंगे। एक इंटरव्यू के दौरान जब लॉरेंस से उनकी शादी और प्रेम जीवन के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने स्वीकार किया था कि कॉलेज के समय उसका एक रिश्ता था, लेकिन उस लड़की के मौत के बाद उनके जीवन से प्यार हमेशा के लिए खत्म हो गया। उन्होंने यह भी कहा था कि अब उनका परिवार या किसी प्रेम प्रसंग से कोई लेना देना नहीं है और उनका पूरा जीवन केवल उनके लक्ष्य और अपराध की दुनिया तक सीमित रह गया। तो हेलो मेरी ये साधारण जनताओं, तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई जेल क्यों गए थे। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने और लंबे समय तक सलाखों में रहने के पीछे कॉलेज की आपसी रंजिश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी, हत्या और रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं और यहाँ तक कि उनके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का पहला पुलिस रिकॉर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान का है। साल 2010 और 11 के दौरान एक छात्र नेता से विवाद के बाद उन्होंने कुछ गाड़ियों में आग लगा दी थी, जिसके बाद उन्हें पहली बार हिरासत में लिया गया था। छात्र संगठन SOPU यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद उन पर मारपीट, हत्या के प्रयास, घर में घुसकर हमला करने और अवैध हथियार रखने के कई मुकदमे दर्ज हुए। इसके बाद 2014 में राजस्थान के एक पुलिस चेकिंग के दौरान लॉरेंस बिश्नोई और उनके साथियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ यानी कि शूटआउट हो गई, जिसमें उन्होंने 2 पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाई। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वह कुछ समय बाद पुलिस कस्टडी से फरार हो गए थे, लेकिन मार्च 2015 में पंजाब पुलिस ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया। तब से लेकर आज तक वे लगातार अलग अलग जेलों में बंद हैं। दोस्तों यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि पंजाबी गायक और नेता सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच एजेंसियों जैसे NIA के अनुसार इस हत्या का मुख्य मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई थे, जिन्होंने जेल के अंदर से ही कनाडा में बैठे गोल्डी बरार के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को रचा था। इसके बाद मुंबई के दिग्गज नेता बाबा सिद्दी की हत्या में भी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ही मुख्य आरोपी बनाया है। फिर 2022 में गुजरात के ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कच्छ के पास एक पाकिस्तानी जहाज से करोड़ों रुपए के ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी थी और इस राष्ट्रीय ड्रग रैकेट के तार जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ गए, जिसके चलते गुजरात पुलिस उन्हें ट्रांसफर वारंट पर दिल्ली पंजाब से गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल ले आई, जहां वह आज तक भी बंद हैं। यहां तक कि उन पर सलमान खान को जान से मारने की धमकी, व्यापारियों और गवाहों से वसूली के भी मामले आए हैं। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने UAPA यानी कि आतंकवादी विरोध कानून के तहत भी केस दर्ज किया है, क्योंकि उनका गैंग अब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट बन चुका है, जो विदेशों से हथियार की तस्करी और देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। दोस्तों यह जानकारी इंटरनेट से उठाई गई है। हेलो मेरी साधारण जनताओं, तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को बेल मिलेगी या फिर नहीं। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैलती रहती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को बेल मिल रही है या फिर लॉरेंस बिश्नोई आजाद हो चुके हैं, पर दोस्तों उनको कभी बेल मिल ही नहीं सकती। इसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है, कानून के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर FIR दर्ज है तो उसे हर मामले में अलग अलग जमानत यानी कि बेल लेनी पड़ती है। और दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ उन पर दर्जनों FIR दर्ज हैं और हर FIR पर बेल लेना लगभग इम्पॉसिबल है। और दूसरा कारण है सरकारी प्रतिबंध। गृह मंत्रालय MHA ऑर्डर के तहत सुरक्षा के कारण लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में रखा गया है और यहाँ तक कि केंद्रीय एजेंसियों और राज्य की पुलिस को भी उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करने की अनुमति नहीं है।
तो दोस्तों कुल मिला जुला कर लॉरेंस बिश्नोई को आजादी नहीं मिल सकती। बाय द वे दोस्तों प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते कैसे हैं, यानी कि उनके डेली रूटीन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों इतना तो हम सब जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल की एक हाई सिक्योरिटी सेल में बंद हैं और जेल के नियमों के मुताबिक उन्हें अन्य सामान्य कैदियों से अलग बेहद सख्त सुरक्षा घेरे में रखा गया है। और दोस्तों जहां पर वे अकेले रहते हैं और उनको किसी भी अन्य अपराधियों या कैदियों से नहीं मिलने दिया जाता। जांच एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में इतनी पाबंदियों के बावजूद वह कथित तौर पर स्मगल किए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक कि दोस्तों वो कम्युनिकेट करने के लिए नॉर्मल नेटवर्क का यूज नहीं करते, वो VoIP इंटरनेट का यूज करते हैं क्योंकि इससे सीधे ट्रेस होने से बचा जा सकता है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं इनके दैनिक जीवन पर, यानी कि डेली रूटीन पर। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई की जेल के अंदर की दिनचर्या बाहरी दुनिया में उनकी गैंगस्टर वाली छवि से बिल्कुल विपरीत है। वे बेहद धार्मिक, अनुशासित और आध्यात्मिक है और इस डेली रूटीन में लॉरेंस बिश्नोई की दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हो जाती है। वह भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। सुबह उठने के बाद वह लगभग 1 घंटे तक नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। पूजा के बाद वह तुरंत अपनी कोठरी यानी कि सेल के भीतर ही कड़ा वर्कआउट और एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते हैं ताकि वे खुद को फिट रख सकें। दोस्तों वह पूरी तरह से शाकाहारी भोजन लेते हैं। उनकी डाइट में मुख्य रूप से हरी सब्जियां, दाल, रोटी और फल शामिल होते हैं। दोस्तों वह अपना रात का खाना यानी कि डिनर हर हाल में रात के 9 बजे तक खा लेते हैं। और तो और दोस्तों वह धार्मिक त्योहारों जैसे नवरात्रि के पूरे 9 दिन में व्रत रखते हैं। इसके अलावा वो मंगलवार को भी उपवास रखते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और तो और दोस्तों ये जानकर आप शॉक हो जाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई सप्ताह में 2 दिन मौन रहते हैं, जिसमें से एक मंगलवार है जिस दिन वो व्रत लेते हैं और दूसरा दिन अभी तक अज्ञात है। और दोस्तों जब वे मौन व्रत लेते हैं तब वे खाना पीना नहीं खाते, बल्कि वो ध्यान लगाते हैं या फिर मेडिटेशन में बैठ जाते हैं या फिर वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों सुरक्षा एजेंसियां यह भी दावा करती हैं कि उनके मौन व्रत हो जाने के दौरान अक्सर उनके गैंग की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। दोस्तों वह पूरे दिन अपने सेल में अकेला रहते हैं। उन्हें अन्य कैदियों से मिलने पर सख्त पाबंदी है। यहाँ तक कि दोस्तों सामान्य सुरक्षा कर्मियों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं होती है। केवल एक विशेष रूप से तैनात अधिकारियों की टीम ही उनकी निगरानी करती है। बाय द वे दोस्तों आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में? तो आज के लिए इतना ही। प्लीज आप कमेंट करके बताइए या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पावर स्नैप और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक से के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है ताकि आप लॉरेंस बिश्नोई के डेली रूटीन के बारे में जान सके। दोस्तों चलिए आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के बारे में। पर दोस्तों उससे पहले प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट के रूप में काम करता है, जिसका मतलब है कि इस गैंग का अलग अलग हिस्सा स्वतंत्र रूप से काम करता है ताकि कोई एक पकड़ा जाए तो पूरा गैंग न फंसे। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेन है जो 2015 से भारत की कई जेलों और अभी वर्तमान में गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं और वह जेल के अंदर से ही मोबाइल और इंटरनेट के जरिए अपने सिंडिकेट को निर्देश देते हैं। दोस्तों इस गैंग में दूसरा नाम है गोल्डी बरार। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास सहयोगी जो उत्तरी अमेरिका जैसे कनाडा और अमेरिका से गैंग के ऑपरेशन को संभालते हैं। गोल्डी बरार के ऊपर FBI ने $50,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। इसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पर आते हैं रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई। दोस्तों रोहित गोदारा यूरोप में गैंग की कमान संभालते हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई भी विदेश से कई बड़े अपराधों को अंजाम देने में शामिल रहे हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है जग्गू भगवानपुरिया का। दोस्तों भारतीय जेल में बंद एक और बड़ा गैंगस्टर जो बिश्नोई के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग हथियारों की तस्करी का नेटवर्क चलाता है। बाय द वे दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की ताकत क्या है। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज मेरे चैनल पावर स्नैप को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक जरूर करिए। और हाँ दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉरेंस गैंग की सबसे बड़ी
बड़ी ताकत जो कि लॉरेंस बिश्नोई खुद हैं। इसके बाद इसमें गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई, जग्गू भगवान पुरिया जैसे बहुत से लोग हैं। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 से 1000 शूटर्स हैं। कुछ जांच एजेंसियों और विकिपीडिया के अनुसार इस गैंग में भारत और विदेशों को मिलाकर सैकड़ों शार्प शूटर्स शामिल हैं, जिसमें से अकेले कनाडा में 1000 से भी ज्यादा शूटर्स हैं। इसके बाद दोस्तों हाल ही में FBI के जांच में सामने आया है और दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या और मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दी की हत्या इसी गैंग ने कराई थी। यहाँ तक कि सलमान खान को धमकियां भी यही गैंग देता है। दोस्तों कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग की बढ़ती हिंसा और जबरन वसूली को देखते हुए आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अमेरिकी न्याय विभाग अब लॉरेंस बिश्नोई को भारत की जेल से अमेरिका प्रत्यार्पित करने की कानूनी तैयारी कर रहा है ताकि उन पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का मुकदमा चलाया जा सके। बाय द वे दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़िए। तो दोस्तों क्या जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर यानी कि सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के आजादी वाले वीडियो चल रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई आजाद हो चुके हैं, क्या ये बात सच है? तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों पावर स्नैप को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नहीं, ये बात सरासर गलत है, ये झूठ है, ये अफवाह है कि लॉरेंस बिश्नोई आजाद हो चुके हैं। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई जेल से आजाद नहीं हुए हैं। मार्च 2026 के ताजा रिपोर्टों के अनुसार वह अभी भी गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी रिहाई को लेकर अफवाहें और पुराने वीडियो जैसे 2020 के वीडियो वायरल होते रहते हैं जो पूरी तरह से गलत हैं। उनकी वर्तमान स्टेटस से कुछ जुड़ी बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला, साबरमती जेल। वह अगस्त 2023 में गुजरात की साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद हैं। दोस्तों गृह मंत्रालय ने CRPC की धारा 268 के तहत उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसके कारण उन्हें किसी भी अन्य मामले की सुनवाई के लिए जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। यह आदेश अगस्त 2025 में 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। दोस्तों हाल ही में मार्च 2026 की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 1 करोड़ रुपए की रंगदारी के एक पुराने मामलों में सबूत के अभाव के कारण बरी किया है। हालांकि उन पर हत्या, जबरन वसूली और आतंक से जुड़ी कई संगीन मामले चल रहे हैं, इसलिए उनकी रिहाई संभव नहीं है और ये हो सकता है कि उनको उम्र कैद कर दिया गया हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए और हाँ दोस्तों प्लीज पावर स्नैप को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये रही पूरी बात, लेकिन दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी प्रस्तुत करता है। मैं, मेरा वीडियो या फिर मेरा चैनल या फिर यह पेज किसी भी अपराध अथवा आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है। हम सिर्फ यह कहानी इसलिए बनाते हैं ताकि इस देश का युवा इसको देखकर सतर्क हो जाए और गलत गतिविधि से दूर रहे और हमारे देश का युवा देशभक्त, डॉक्टर, इंजीनियर, शोधकर्ता, साइंटिस्ट इत्यादि बने। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलता हूँ। प्लीज पावर स्नैप को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक से के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। This video is based on logic which just presents information. Thanks.